फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड दैट इज अबाउट द बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारा लेक्चर रहेगा ये आगे आने वाले सभी लेक्चर्स को अफेक्ट करेगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे उस सभी को आप अच्छे से अपने दिमाग में याद रखिएगा, तब तक एटलीस्ट याद रखिए जब तक आप लोग एग्जाम में अपीयर होंगे। सो चलिए यहाँ पर अभी सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द सॉइल। सॉइल के बारे में जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स में बेसिक कंपोनेंट होगा दैट विल बी द सॉलिड्स। सॉलिड्स का शेप, सॉलिड्स का साइज कैसा भी हो सकता है, कोई एक फिक्स्ड साइज के सॉलिड्स जरूरी नहीं है कि किसी भी सॉइल में प्रेजेंट हो। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहां पर बनाया है एक सॉइल का स्ट्रक्चर, जिसमें अगर मैं यहां पर एज्यूम करूं कि ये है टोटल सॉइल का वॉल्यूम जिसको हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कुछ होंगे सॉलिड्स और अलग अलग साइज के सॉलिड्स के बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाता है। उस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग यहां पर बुला लेते हैं एज वॉइड्स। किसी भी पर्टिकुलर सॉइल में अलग अलग कंडीशंस हो सकती है और उन कंडीशंस में इन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है या तो वाटर या फिर एयर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वॉइड्स विल बी द समेशन ऑफ वाटर एंड एयर। यहां पर ये बात को ध्यान रखिएगा कि एयर का तो वेट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है। किसी भी सॉइल की कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्टडी करनी हो तो ये बात श्योर है कि हमें ये बात का पता लगाना चाहिए कि सॉलिड्स कितने हैं, वाटर कितना है और एयर कितनी है। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल अगर प्रॉपर्टीज की बात करें उसके पहले यहां पर यह जानना सबसे पहले जरूरी होगा कि ये तीन कंपोनेंट्स का प्रपोर्शन कितना कितना है या इनका वेट कितना कितना है। बिकॉज ये पक्की बात है कि चाहे वो कोई भी सॉइल की कोई भी प्रॉपर्टी हो वो अफेक्ट होगी बाय द प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। सो यहां पर जो हम लोग पहला टॉपिक स्टडी करते हैं उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो भी गिवन सॉइल है उसमें इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशंस निकाला जाए ताकि हम ये इंडिकेट कर पाए कि कितना वाटर ज्यादा है या कितना सॉलिड्स या एयर ज्यादा है। जिसके लिए हम लोग इस तरह के सॉइल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चाहिए यहां पर वॉल्यूम एंड वेट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स, हम यहां पर हर बार इस तरह के प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो शायद वॉल्यूम वेट को इजीली रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल और एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा सॉइल का उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे डायग्राम में जिसमें हम तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट आउट कर देते हैं। जिसमें से कि तीन कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट था सॉलिड्स, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं कि ये पर्टिकुलर पोर्शन टोटल सॉइल का सॉलिड्स था, जबकि कुछ पोर्शन होगा वाटर का और कुछ पोर्शन होगा एयर का। सो इसका मतलब कि यहां पर आपने तीनों ही कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया है ताकि इजीली आप वॉल्यूम और वेट्स इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पाओ। ये जो डायग्राम बनाया है इसमें टोटल 3 फेज दिख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसीलिए ऐसे डायग्राम को हम लोग बुला लेते हैं एज 3 फेज डायग्राम। ऐसे किसी भी डायग्राम के बारे में अगर हमें पता हो तो हम लोग इजीली वॉल्यूम और वेट का रिलेशन निकाल सकते हैं। कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, लेकिन उसके पहले जरा यहां पर नोटेशंस देख लिए जाए फॉर द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। तो मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करूंगा बाय VA, वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा VW से और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करूंगा बाय VS। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली थी कि एयर और वाटर दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना चाहे तो वो था वॉइड्स, और वॉइड्स के वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय VB। वहीं इसके अलावा अगर मैं वेट के लिए भी नोटेशंस लिख दूं तो वेट के लिए भी नोटेशंस लिखे जा सकते हैं, जैसे कि
वेट ऑफ सॉलिड्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय WS, वेट ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय WW, जबकि वेट ऑफ एयर जिसको मैं 0 मान लेता हूं उसको मैं WA से काउंट करूंगा। किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे और इसीलिए इन तीन कंपोनेंट्स में हम लोग यहां पर रिलेशन निकाल सकते हैं दैट सॉइल विल बी बिकॉज ऑफ द सॉलिड्स, सम वाटर एंड सम एयर। सो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए यहां पर इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो सॉइल को पहली बार स्टडी कर रहे हो। सो यहां पर ये तो एक फॉर्मूला बन ही जाता है हमारे पास, लेकिन अगर मान ले मैं वेट ऑफ सॉइल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसमें वेट ऑफ सॉलिड्स तो लोगे ही लोगे और वेट ऑफ वाटर भी लेंगे, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा दैट वेट ऑफ एयर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको 0 मान लेंगे। सो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन ये भी बन जाता है। अब सवाल यह आता है कि किसी भी सॉइल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ये जरूरी है कि हम लोग हर बार इस तरह का डायग्राम बनाएं, या क्या ये जरूरी है कि हर सॉइल के लिए 3 फेज डायग्राम ही बने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि इन 3 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट मिसिंग हो। ये बात को ध्यान रखिएगा, वाटर मिसिंग हो सकता है, एयर मिसिंग हो सकती है, लेकिन अगर सॉइल बोल रहा हूं तो सॉइल में एक कंपोनेंट हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए एंड दैट इज द सॉलिड्स। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट सॉलिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉइल, सॉलिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉइल। और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 3 फेज डायग्राम ही बने, जैसे कि 2 और तरह के डायग्राम्स बन सकते हैं। एक ऐसा डायग्राम बन सकता है जिसमें एयर को मैं मिस कर दूं और ये बोल दूं कि सारे के सारे वॉइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है और वाटर के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है क्या? सॉलिड्स। तो इस तरह की जो भी सॉइल होगी जिसके सारे के सारे वॉइड्स के अंदर से एयर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, ऐसी सॉइल को हम लोग बोल देते हैं एज द सैचुरेटेड सॉइल, एज सैचुरेटेड सॉइल। और सैचुरेटेड सॉइल के लिए अगर हम चेक करें तो यहां पर कितने फेजेस दिख रहे थे हम लोगों को? सिर्फ 2 फेजेस दिख रहे हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं दिस इज अवर 2 फेज डायग्राम। सवाल यह आता है कि सर क्या और भी कोई केस हो सकता है जिसमें 2 फेज डायग्राम बन सकता है? हाँ बिल्कुल, एक और केस है जिसमें सारे के सारे वॉइड्स के अंदर वाटर की जगह प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ एयर। जैसे कि अगर मान ले ये डायग्राम बन जाए जिसमें वाटर की जगह मैंने दिखा दिया है एयर और एयर के साथ प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स। इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर सॉइल के सारे वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है, वाटर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी पर्टिकुलर सॉइल कहलाएगी हमारी ड्राई सॉइल। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट फॉर सैचुरेटेड सॉइल एंड फॉर द ड्राई सॉइल देयर आर ओनली 2 फेज डायग्राम्स, वेयरएज ऐसी सॉइल जिसमें एयर भी प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट हो और सॉलिड्स भी प्रेजेंट हो, ऐसी सॉइल को हम लोग बुला लेते हैं एज अनसैचुरेटेड सॉइल। अनसैचुरेटेड बुलाया जाता है या फिर कई बार इसी को बुलाया जाता है एज पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। लेकिन अभी दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि क्या सर जरूरी हर बार इस तरह का डायग्राम बनाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी स्टडीज को सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने यहां पर कुछ टर्म्स डिफाइन करी जो कि वॉल्यूम और वेट का रिलेशन बताती थी। तो चलिए अब जरा यहां पर सीखते हैं अबाउट द बेसिक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप्स, वॉल्यूम वेट रिलेशंस। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर अभी सीखने वाले हैं। जैसे कि पहली टर्म जो यहां पर मिलेगी हम लोगों को दैट विल बी द वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको बाय स्मॉल ई। जैसा कि नाम बता रहा है ये वॉइड्स के बारे में बताएगा और वॉइड्स मतलब होता है वाटर और एयर। ई को हम लोगों ने डिफाइन करा एज द रेशियो ऑफ वीवी अपॉन वीएस। वीवी का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जबकि वीएस मतलब भी हम लोग जानते हैं एज दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कई बार इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं
और कई बार हम इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब परसेंटेज में लिखना होगा तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वैल्यू हमें परसेंटेज में मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर वॉइड रेशियो जो कि न्यूमरेटर अगर चेक करें तो वॉइड्स बता रहा है हमें, इसका मतलब कि अगर लूज सॉइल है तो लूज सॉइल के अंदर हम लोग ये पक्की बात जानते हैं कि जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स क्या होंगे लूज सॉइल के अंदर ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे ये पक्की बात है कि उसका जो वॉइड रेशियो होगा, वॉइड रेशियो क्या होना चाहिए इसके लिए, ज्यादा होना चाहिए। बट वहीं अगर मान ले मैं पूछता हूं आपको कि डेंस सॉइल में क्या होगा, तो डेंस सॉइल मतलब कि उसके अंदर वॉइड्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, और वॉइड्स अगर कम होंगे तो ई की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। पक्की बात है जो वॉइड रेशियो है वो सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। कितने ज्यादा वॉइड्स है वो ना सिर्फ वेट और यूनिट वेट को यहां पर अफेक्ट करेगा, बल्कि शियर स्ट्रेंथ होगी, परमेबिलिटी है या फिर सीपेज है, इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज को वॉइड रेशियो अफेक्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन पहले जरा यहां पर बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर वॉइड रेशियो, इतनी बात तो समझ में आती है कि लूज और डेंस सॉइल के लिए वॉइड रेशियो अलग अलग होने वाला है। लेकिन अभी यहां पर अगर कंपेयर करा जाए एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को, तो देखिए फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर पार्टिकल्स की साइज छोटी छोटी हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं काली मिट्टी या फिर क्ले। जबकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हो, जिसके तौर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ग्रेवल्स या फिर सैंड। हिंदी में बात करें रेत या बालू अगर आप लोगों ने देखी हो या फिर अगर ग्रेवल्स देखे हो तो आप लोगों ने पक्की बात है उसके अंदर वॉइड्स जरूर देख लिए होंगे। लेकिन अगर मैं क्ले की बात करता हूं तो काली मिट्टी के अंदर वॉइड्स बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से कई बार नहीं देख पाते। इसीलिए हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशन से तो अधिकतर ये बोलते हैं कि वॉइड्स आपके कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा होंगे। बात आप लोग के ऑब्जर्वेशन के अनुसार तो सही है, क्योंकि आपने वो बताया जो आपने देखा। आपने इसलिए बोला क्योंकि साइज ऑफ द वॉइड्स वाज मोर इन द कोर्स ग्रेन सॉइल। बट अगर नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करें एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ वॉइड्स आएंगे फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल। और अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ वॉइड्स को भी काउंट कर दूं तो फिर वहां पर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आता है वो अधिकतर ज्यादा होता है फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। दिमाग में सवाल आएगा कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, या फिर हम प्रैक्टिकली इसको किस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने शायद खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम रेत के ऊपर पैर रखते हैं वो ज्यादा धंसेगी, या फिर क्ले के अंदर पैर रखते हो तो वो ज्यादा नीचे सेटल कर जाती हैं। तो अगर पानी आप ऐड करो तो आप लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर काली मिट्टी है या क्ले है तो उसके अंदर पैर नीचे गड़ जाते हैं बारिश होने पर, लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया सॉइल का जब उस पर लोड लगाया। कौन सी सॉइल का वॉल्यूम ज्यादा कम हुआ था, क्ले का। वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि सर उसके अंदर वॉइड्स ज्यादा थे, पैर रखने पर हवा तुरंत बाहर निकल गई थी, इस कारण से वॉल्यूम ज्यादा रिड्यूस हो जाता है एक क्ले का एज कंपेयर टू द सैंड। सो इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट ई ऑफ फाइन ग्रेन और ई ऑफ कोर्स ग्रेन दोनों में से वॉइड्स किसमें ज्यादा होते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉइड्स ज्यादा होंगे। वहीं इसके अलावा अगर मैं ई की रेंज चेक करता हूं तो रेंज ऑफ ई क्या होनी चाहिए, तो ये पक्की बात है कि देखिए ई की वैल्यू हमेशा ही 0 से तो ज्यादा होगी फॉर अ सॉइल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर देखिए मैं अगर यहां पर ई की वैल्यू 0 मान लेता, इसका क्या मतलब था, ई की वैल्यू 0 मानता है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 है। क्या सच में किसी सॉइल के लिए वॉइड्स 0 हो सकते हैं? जरा स्ट्रक्चर बना के देखिए कैसा होगा। अगर मान ले ये है आपकी सॉइल जिसको आप स्टडी कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि वॉइड्स नहीं है, इसका मतलब जितनी सॉइल को स्टडी करा वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सॉलिड्स होना चाहिए। मतलब ना ही कोई क्रैक है और ना ही अलग अलग पार्टिकल्स है। लेकिन सॉइल की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती थी हमें, दैट सॉइल इज द डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक्स। लेकिन यहां पर तो ना ही कोई क्रैक दिख रहा है और ना ही डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है। सो इसका मतलब कि इसको सॉइल बुलाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ा अगर तो पक्की बात है कुछ ना कुछ क्रैक डेवलप होगा जिसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे।
दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर E की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कोई क्रैक प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज द रॉक, नॉट सॉइल। सो इसका मतलब कि जो E की वैल्यू 0 वाला कंडीशन है वो सॉइल के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगी? फॉर द रॉक, फॉर द स्टोन। वेयर एज E की वैल्यू हमेशा 0 से तो ज़्यादा ही होगी फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक मैं केस लेता हूं कि मान लिया अगर E की वैल्यू 100% से ज़्यादा होगी कि नहीं, ये चेक करें अगर। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक सॉइल का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ आपको, शायद आप मेरी बात को समझ पाओ। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जैसा मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया था वैसा ही हो। मान ली इस तरह की सॉइल है, सॉलिड्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिस कारण से ये सॉलिड इस तरह से अरेंज्ड है। अगर ऐसा होगा तो यहां पर आप साफ देखकर बता सकते हो कि ये सॉलिड्स का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है कि वॉइड्स का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए, ये खाली स्पेस जो वॉइड्स है ये ज्यादा दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो वॉइड रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से भी ज्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी होगी? तो शायद इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए आपको लगे कि नहीं, शायद 2 या 2.5 के आसपास दिख रहा है वॉइड रेशियो। हो सकता है कि और भी ज्यादा हो। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप E की नहीं बता सकते। इसीलिए अगर मैं E की रेंज लिख रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बताओगे। हाँ, ये जरूर बता सकते हो कि E की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो चलिए वहां पर अभी आगे बात करते हैं। एक और टर्म है वॉइड रेशियो का ही दूसरा भाई बोल सकते हो आप, या फिर बहन बोल सकते हो। सो उसके बारे में अब जरा यहां पर हम लोग समझते हैं।